तो बच्चों आज हमारा लेक- तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो ये हमारा चैप्टर प्रोग्रेस था। तो हमने अभी तक जो है इसमें इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। समतल दर्पण से परावर्तन तक कवर कर लिया है। समतल दर्पण से परावर्तन में जो है थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा। सबसे पहले हमने सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। इसके बारे में पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमने सोर्स ऑफ लाइट में एक्चुअली हमने ये देखा कि हमारी जो है लाइट हमें मिलती कहाँ से है, इनके सोर्स क्या क्या है, कहाँ से एमिट होती है लाइट। उसके बाद हमने यहाँ पे किरण और माध्यम के बारे में, क्योंकि प्रकाश जो है किरण के रूप में चलता है और माध्यम से होके गुजरता है, तो ये दो चीज हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर ये दो चीज नहीं समझेंगे तो हम लाइट के बिहेवियर के बारे में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमने जो है किरण और माध्यम के बारे में देखा। किरण बेसिकली हमारा क्या था कि एक इमेजिनरी कंसेप्ट था। किरण ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई दिखेगा कि लाइट ए सिंगल रे इस फॉर्म में वैसे कभी चल रही है, ऐसे आपको कभी दिखेगा नहीं। ठीक है। लाइट हमेशा एक बीम ऑफ लाइट के रूप में चलता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी कि हमेशा जो है जैसे किसी बल्ब से लाइट आ रही है तो आप देखे होंगे ऐसा थोड़े कि कोई एक सिंगल रे निकल के आ रही है, आप तो देखते हो चारों तरफ लाइट फैल जाती है तुरंत। तो लाइट हमेशा बीम के रूप में, बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में चलती है जिसमें अनंत प्रकाश की किरणें होती है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा इमेजिनरी कंसेप्ट लिया गया है कि जो बीम होता है, जैसे प्रकाश जहाँ से भी निकलता है वो किरणों के समूह के रूप में निकलता है, उसी को हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और माध्यम हमने देखा था कि कोई भी पदार्थ है, एक तरीके से उसको हम मीडियम बोल सकते हैं जिसमें से हमारी एनर्जी ट्रेवल हो सकती है। और लाइट भी हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही था। ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा कि जब लाइट हमारा जो है, लाइट हमने देखा निकलती कहाँ से है। सबसे पहले हमने ये देखा जैसे सूर्य से लाइट निकल रही, बल्ब से लाइट निकल रही, उसमें दो टाइप देखे थे, एक ह्यूमन मेड और एक आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड बोल सकते हैं, और एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट था। फिर हमने देखा कि वो किरण और माध्यम से होके जा रही है, तो हमने उसके बारे में समझा। फिर हमने देखा कि लाइट जब किरण और माध्यम से होके जा रही है तो किसी मटेरियल पे टकरा भी रही है, किसी मटेरियल पे टकरा रही है, टकरा के रिटर्न आ रही है, अपने ही माध्यम में रिटर्न आ रही है। तो इस प्रकार की घटना को हमने परावर्तन बोला था। अब लाइट अगर किसी पदार्थ पे टकरा रही है तो टकराने के बाद जो उसका रिफ्लेक्टेड रे है, जो टकरा के जो किरणें हमारी रिटर्न आ रही है, उनका क्या बिहेवियर है। जैसे लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक मतलब टकराना, और वहां से बाउंसेस बैक हुई मतलब टकरा के रिटर्न आई, तो उस उन किरणों का क्या बिहेवियर है, किस डायरेक्शन में हो जाएगी, किस तरीके का बिहेवियर होगा उनका। ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए परावर्तन के कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें दो नियम थे। हमने वो दोनों नियम देखा था कि हमारा क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये हमने परावर्तन के नियम पढ़ा। अब हमने जब ये जान लिया कि हाँ प्रकाश जो है इस प्रकार के फिनोमिना को शो कर रहा है, इस प्रकार की घटना को शो कर रहा है, तो हमने इस पर्टिकुलर फिनोमिना को जो है अपनी डेली लाइफ में यूज करने के लिए हमने कुछ ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए, कुछ ऐसे प्रकाशिक यंत्र बनाए जिनका हम डेली लाइफ में यूज कर सके, जो कि हमारे परावर्तन के नियम पे जो है, परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना पे वर्क करते हो। तो ऐसे उपकरण का को ही हमने क्या नाम दिया, दर्पण दिया। और हमने फिर दर्पण के बारे में समझा, जो कि ह्यूमन मेड के द्वारा बनाया गया था। हमने दर्पण के बारे में समझा और उसके प्रकार किस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। हमने देखा हमारा दो टाइप था, एक प्लेन मिरर था और एक स्फेरिकल मिरर, मीन्स समतल दर्पण और गोली दर्पण था। फिर हमने जो है ये भी देखा गोली दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल मिरर मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर हमने देखा था, एक कॉनकेव मिरर देखा था। कॉन्वेक्स में उत्तल दर्पण था और अवतल दर्पण था। तो ये सारी चीजें देखने के बाद फिर हमने ये देखा कि हमारा जो है प्रकाश का जो है समतल दर्पण से परावर्तन किस तरीके से होता है, क्या क्या फिनोमिना शो करता है समतल दर्पण से परावर्तन में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर हमने पूरा डिटेल में देखा था। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसको हम अभी आज की क्लास में देखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, बेसिकली आज का टॉपिक हमारा क्या है कि इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम दी, अगर दो किसी एंगल पे अगर दो इंक्लाइंड मिरर हैं तो उनका किस तरीके के बिहेवियर होता है, आज की क्लास में हमें ये देखना है बेसिकली। जैसे इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर मीन्स हमारा जो है प्रतिबिंब का बनना किसी अगर दो
झुके हुए मिरर हैं उनके बीच में अगर कोई वस्तु रख देते तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जैसे अगर हम कंसीडर करें हमारा कोई एक मिरर, हमारा कोई एक मिरर इस तरीके से है, और हमारा जो दूसरा मिरर है, दूसरा मिरर हमारा इस तरीके से है। एक मिरर सर ये हमारा यहाँ पे एम क्या कुछ इस होता तरीके है? से है, अगर जैसे कोई और एक हमसे मिरर पूछे कि हमारा एम क्या यहाँ होता पे है तो उसको क्या कुछ इस बताएंगे? तरीके से दोनों मिरर हैं। अब इनके बीच में हमारा जो है, जो ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, जो वस्तु रखी जा सकती है, दो तरीके से रखी जा सकती है। एक तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है, हम यहाँ पे इस एंगल का कोई बाइसेक्टर खींच दे। बाइसेक्टर मीन्स हम कोई ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, कोई ऐसी लाइन हम यहाँ पे खींच दे, कोई ऐसी रेखा खींच दे जो इस एंगल को जो है दो बराबर भागों में विभाजित कर रही हो। मीन्स इसको दो बराबर जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हो। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे दोनों बराबर हो जाए। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को अपने इस रेखा पे कहीं पे रख दे रहे हैं, इस एंगल ऑफ बाइसेक्टर जो हमारा, जो इस कोण को जो है दो बराबर भाग में विभाजित कर रही है जो रेखा, उस रेखा पे कहीं रखते हैं। हम दो तरीके से रख सकते हैं, या तो हम इस रेखा पे रख दे, या तो यहाँ कहीं पे रख दे, या इस रेखा के साइड में कहीं पे रख दे। तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट को दो तरीके से रखा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट हम यहाँ पे जो है डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में हमारा कितना इमेज बनेगा। हमने ये देखा था दो पैरेलल मिरर के बीच में हमारे अनंत इमेज बन रहे थे, और ये दो हमारे इंक्लाइंड प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे कितने इमेज बनेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला, हम सिंपल सा फॉर्मूला याद करेंगे। और ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे जब से सबसे पहले ये इन दोनों के बीच अगर एंगल हमारा थीटा है, अगर हम कंसीडर कर लें, अगर इन दोनों के बीच एंगल हमारा थीटा है, तो ये थीटा एंगल जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, और ये थीटा एंगल हमारा कितना है, और ये थीटा एंगल अगर गिवन है तो हम एक वैल्यू निकालेंगे m। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू निकालेंगे m, और m हम किस तरीके से निकालेंगे, m इक्वल टू हमारा कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई थीटा के बराबर होगा। मीन्स जो भी, अब यहाँ पे ये जो कोई पॉइंट होता है वो कितना एंगल बनाती है, ये टोटल 360 डिग्री होता है। तो अब ये 360 डिग्री जो टोटल होता है, हम क्या करेंगे उसमें से ये दोनों एंगल, दोनों मिरर के बीच में यहाँ पे ये जितना एंगल बन रहा होगा, अगर हम ये कंसीडर करें, ये एंगल यहाँ पे, ये हमारा एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा बन रहा था, हम सबसे पहले m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि 360 डिवाइडेड बाई थीटा होगा, ठीक है। थीटा हमारा डिग्री में होना चाहिए क्योंकि ये हमारा 360 किस में है, डिग्री में है। तो m की वैल्यू हम 360 डिवाइडेड बाई थीटा रखेंगे। अगर जैसे कि ये डिग्री जो है, एंगल जो है डिग्री में गिवन होना चाहिए, अगर रेडियन में गिवन है तो हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो m इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा रखेंगे। अब यहाँ पे m की दो पॉसिबिलिटी है। m हमारा जो है एक इवन नंबर आ सकता है, और एक हमारा क्या आ सकता है, ऑड नंबर आ सकता है। इवन मीन्स जो दो से डिवाइड हो सके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे इवन नंबर है। 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर है, ठीक है। जो दो से डिवाइड डिवाइड हो पाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो दो से नहीं डिवाइड हो पाते हैं, दो से नहीं कटते हैं भाग देने पे, वो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। अब m की दो पॉसिबिलिटी बनती है, m हमारा इवन नंबर भी आ सकता है और ऑड नंबर भी आ सकता है। जैसे अगर हम जो है यहाँ पे 360, अगर एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 हमारा क्या है, इवन नंबर। और यही अगर हमारा कोई ऐसा एंगल आ जाए, जैसे कि अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे 36 न रख के 72 अगर हम रखें, तो क्या पता नहीं, फिर भी हमारा ऑड नंबर नहीं आएगा। तो कोई ऐसा हम यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा एंगल ले सकते हैं जहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है। अब अगर हमारा m इवन है, ओके, अगर हमारा m यहाँ पे इवन नंबर है, तो हमारा जो नंबर ऑफ इमेज होगा, मीन्स दो जो भी वस्तु हमारी रखी जाएगी,
हम अगर हमारा m की वैल्यू इवन आ गई तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारी वस्तु जो है इस लाइन पे रखी हुई है या और कहीं रखी हुई है, सिंपली हमें ये देखना नहीं है। अगर m इवन है तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा, जो प्रतिबिंब की संख्या होगी कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वो m -1 के बराबर होगा। ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे m की वैल्यू अगर ऑड आती है, अगर m की वैल्यू हमारी ऑड आती है, तब यहाँ पे दो केस बनते हैं। तब यहाँ पे अगर दो केस बनते हैं, पहला अगर हमारा यहाँ बाइसेक्टर पे अगर नहीं रखा है, मीन्स हमारी सिमेट्री नहीं है। अगर यहाँ पे बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, अगर इफ ऑब्जेक्ट अगर वस्तु हमारा जो है बाइसेक्टर पे नहीं है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे नहीं है, इज नॉट एट एंगल ऑफ बाइसेक्टर, लाइन ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो जो यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब की संख्या होगी, वो हमारी m के बराबर होगी। ठीक है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इस बाइसेक्टर पे रखा हो। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लाइन ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो जो n की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ इमेज होगा, वो m-1 के बराबर होगा। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हमें जो है दो दर्पण के बीच का कोण दिया होगा, हमें उसको क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाई थीटा करना है। तो यहाँ से m की एक वैल्यू आएगी। m की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इवन नंबर हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है। अब अगर हमारा जो है अ, अगर हमारा इवन नंबर है, m की वैल्यू हमारी जो है अगर इवन नंबर है, तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा, जो प्रतिबिंब की संख्या होगी, वो कितनी होगी, m-1 के बराबर होगी। अब अगर m की वैल्यू हमारी ऑड आ रही है तो दो केस बन सकते हैं। एक हमारा जो है ऑब्जेक्ट इस लाइन पे रखा हुआ है, इस लाइन पे रखा हुआ है मीन्स लाइन ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। ठीक है। तो उस केस में हमारी जो प्रतिबिंब की संख्या होगी m के बराबर होगी। अगर हमारा जो है अगर इस लाइन पे नहीं रखा हुआ है तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी m-1 के बराबर होगी। ये सिंपली होता है। अब जैसे अगर हमारा एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, आगे पेजेस नहीं है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखना चाहें, अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये बोल दें कि जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है। 60 तो मैंने ले लिया था, 30 डिग्री है। तो अगर हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर यहाँ पे दो प्रतिबिंब इस तरीके से अगर एक दूसरे के 30 डिग्री पे रखे हैं, तो अगर m की वैल्यू कितनी आ जा रही है, अगर यहाँ पे कहीं भी रखे हुए हैं, अगर कोई वस्तु जो है 30 डिग्री पे झुके हुए दो प्रतिबिंब के बीच में रखा हुआ है, तो m की वैल्यू 12 आ रही है। तो मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज होंगे, जो प्रतिबिंब की संख्या होगी, कितनी हो जाएगी, 12-1 इक्वल टू 11 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो है दो प्रतिबिंब के बीच का कोण पता होगा। वहाँ पे कोण पता होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और m की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि हमारा जो है कितने इमेज बनेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसको हमने कवर कर लिया है। थोड़ा सा मैं आज काफ़ी नए बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास में नहीं देखा था, मैं थोड़ा सा ऐसे रफली रिवाइज कर देता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये हाँ बोलो। एम एम ऐसे एक नंबर, ये जो हम यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई थीटा जो डिवाइड होके आ रहा है, हम इसको कैसे डिनोट करें, चलो ठीक है, तो आप बोलती है एम क्या है, हम एम ने एम हटा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ 360 डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल टू हमारा जो है ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। अब हम आगे की चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आगे की चीज को कैसे भी डिफाइन करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि हमारा जो है 6 क्या आ रहा है, 6 अगर इवन आ रहा है तो हमारा नंबर ऑफ इमेज कैसे होगा, हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो m हमारा कुछ नहीं है, जस्ट एक नंबर है,
और वो कौन सा नंबर है जो 360 में थीटा को डिवाइड करने पे आ रहा है, और हमें इसको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, क्योंकि जिससे हम आगे बता पाए कि हाँ नंबर ऑफ इमेज हमारी कितना होगा। क्योंकि अगर सिर्फ एक केस होता, अगर यहाँ पे सिर्फ इवन और ऑड का ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, तो हम सिंपली हमें एम की निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम ये बोल देते कि 360 डिवाइडेड बाई थीटा, यहाँ पे -1 कर देते तो हम बोल देते यही नंबर ऑफ इमेज है। नहीं, अगर हमारा क्या, ये थीटा जो है, ये जो दोनों हमारे जो है प्लेन मिरर है, जो दोनों समतल दर्पण है, ये किस कोण पे रखे गए हैं, इन दोनों के बीच का हमारा एंगल ही थीटा है। ये जो एंगल मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये दोनों प्रतिबिंब है। अब जैसे कि आपके आपके घर में जो है दो समतल दर्पण है, ठीक है, जिसमें आप फेस देखते हो, कोई भी दो दर्पण रखो, उसको यहाँ पे उन 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 दोनों दर्पण के एक सिरे को इस तरीके से सटा दो, ठीक है। अब उनको आप इस तरीके से अगर घुमाते चले जाएंगे तो उनके बीच का एंगल चेंज होता चला जाएगा ना। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप कोई दो अपने घर में कोई भी दो प्लेन मिरर लो, जिसमें आप फेस देखते हो, वो भी हमारा एक समतल दर्पण होता है, उन दोनों को पहले ऐसे चिपटा के रखो, फिर एक एक प्लेन मिरर को आप ऐसे उठाते चले जाओ, तो आप देखोगे दोनों प्लेन मिरर के बीच में हमारा एंगल चेंज होता चला जा रहा है। अब उनके बीच में कहीं भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे कोई ऐसे ये कोई ऐसे यहाँ पे आपने जो है इस तरीके से दो दो प्लेन मिरर को इस तरीके से सटा के रख दिया है, ठीक है। ऐसे कोई एक प्लेन किसी फर्श पे या किसी सरफेस पे ऐसे दो प्लेन मिरर को इस तरीके से सटा के रख दिया। अब एक प्लेन मिरर का फेस ऐसे ओपन करते जाओ और बीच में आप कोई वस्तु रख दो, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, सामने से देखोगे तो आप उसमें जो नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं, जो प्रतिबिंब की संख्या बन रही है, आप इस तरीके से एंगल को चेंज करते चले जाओगे तो प्रतिबिंब की संख्या आपको जो है चेंज होती चली जाएगी, आपको ये दिखेगा। अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से कर पा रहे हो तो आप ये खुद देख भी पाओगे, ठीक है। हाँ, तो हमने थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमारा इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर था, मींस प्लेन मिरर से हमारा किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड होता है। तो ये हमेशा हमारा क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट था, मींस हमारा सीधा और आभासी बनता था, समान आकृति का बनता था, और हमेशा प्लेन मिरर के पीछे बनता था। जो आप फेस देखते हो तो आपका इमेज जो हमेशा प्लेन मिरर के पीछे बनता था, ये वर्चुअल आभासी होने का मतलब कि इसको कभी स्क्रीन पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। स्क्रीन पे प्राप्त करने का ये मतलब है कि आपने देखा होगा जो थिएटर वगैरह होते हैं, मूवी थिएटर वगैरह, नहीं तो गांव में जो ऐसे नहीं होता है कि जो किसी पर्दे पे फोकस करके जो है टीवी दिखाते हैं ना, तो क्या होता है कि वहां भी हमारा मिरर ही यूज किया जाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि वहां पे जो प्रतिबिंब बन रहा हम उस पर्दे पे प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऐसा सोचो कि इस मिरर के पीछे कोई, यहाँ पे जहाँ प्रतिबिंब बन रहा वहां कोई एक स्क्रीन लगा दो आप, तो वहां पे बनने लगे, तो ऐसा नहीं होता, इसको स्क्रीन पे नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए ये वर्चुअल इमेज होता है हमारा। और ये सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हमारा जितनी डिस्टेंस पे रखा होता है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है, और ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर आप जो है प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए हो तो आपका जो दायां है प्लेन मिरर के अंदर आपको बायां दिखाई देगा। फिर हमने देखा था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारा क्या बताता है कि एक मैग्निफिकेशन एक तरीके से हमारा एक वे होता है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में साइज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी जो उसका प्रतिबिंब बनता है उसकी साइज हमें जो है इंक्रीज हुई दिखाई देती है या डिक्रीज हुई दिखाई देती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो मैग्निफिकेशन सिंपली ये था कि हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का हाइट हमारा जो है कितना है, इनका रेशियो जो था वही हमारा रेखीय मैग्निफिकेशन था। और एक हमारा एरियल मैग्निफिकेशन था, मीन्स क्षेत्रीय आवर्धन और रेखीय आवर्धन था। तो हमने ये देखा था कि प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमारा 1 होता है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा वस्तु होता है उतना ही बड़ा हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है प्लेन मिरर से। फिर हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। अगर कोई वस्तु जो है प्लेन मिरर के सामने चलना स्टार्ट कर दे तो उसका प्रतिबिंब किस चाल से चलेगा, किस तरीके से चलेगा, ये हमने देखा था। इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, वी आई एम इक्वल टू माइनस वी ओ एम। तो वी आई माइनस वी एम इक्वल टू क्या हो गया था, माइनस वी ओ माइनस वी एम। यहाँ पे वी आई क्या था, अर्थ के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल थी, वीएम क्या था, हमारा दर्पण भी तो मूव कर सकता है, तो अर्थ के सापेक्ष दर्पण की हमारी यहाँ पे चाल थी, और वीओ क्या था हमारा, अर्थ के सापेक्ष हमारी वस्तु की चाल थी। तो ये हमने देखा था। फील्ड ऑफ व्यू में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अगर हमारे आँख की पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है उसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है, तभी हम जो है उस
प्रतिबिंब को देख पाते हैं। फील्ड ऑफ व्यू को हिंदी में हम दृश्य क्षेत्र बोल सकते हैं। फिर हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर, अगर दो, अभी हमने देखा, क्या देखा कि दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखाया गया है तो किस तरीके से इमेज बनेगा। तो इसमें हमने देखा था अगर दो पैरेलल प्लेन मिरर है तो उसके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी गई है, तो वहां पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट इमेजेस बनते थे, मीन्स अनंत प्रतिबिंब बनते थे। ठीक है, और ये तो हमने अभी आज ही देख लिया। फिर ये इन सारे अभी तक 5 लेक्चर में, ये आज हमारा छठा लेक्चर है, तो 5 लेक्चर में हमने जितना पढ़ चुके तो उसके बेसिस हमने कुछ न्यूमेरिकल दिए थे। ठीक है, तो ये सारे हमने होमवर्क दिया था। अगर आप लोग नए, अगर मतलब आज जो लास्ट क्लास में नहीं था, तो वो क्या कर सकता है, इसकी जो है इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और हम अब जो है यही यही सारे क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें से जितना हो पाएगा कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज, हमने अभी क्या देखा कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो प्लेन मिरर से हमारा इमेज बनता है वो किस तरीके से हमेशा बनता है। तो ये हमने अभी जस्ट देखा हमारा कैसा बनता है, प्लेन मिरर से हमेशा इमेज हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। अगर इसको, इसका हिंदी में क्या मतलब होगा कि समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा और आभासी। वैसे ये देखा जाए तो ये जो है स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर से हमारा रियल इमेज भी बन सकता है अगर ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है। अब ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसको हमने स्टार्टिंग में देख रखा था। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री आर। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, जो अभी हमने आज टॉपिक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसमें ये बोला जा रहा है। तो अभी आज हमने देखा कि जो अगर जैसे कोई दो प्लेन मिरर इस तरीके से अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, कितना एंगल दिया गया है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री दी गई है। अब अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी गई है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 45 हो जाएगा। क्या बेटा? अच्छा, मतलब कि एम की वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी और नंबर ऑफ इमेज 7 हो जाएगा, ऐसा? ओके, ठीक है। तो कोई जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट था लास्ट क्लास में, और उसमें से कोई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आया, ऐसा कोई है? कोई ऐसा है जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट था और ये होमवर्क के सारे क्वेश्चन लेके गया था? कोई ऐसा है आप लोगों में से? कोई भी नहीं है जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट था? हेलो? चलो ठीक है, तो बताना चाहिए था ना। तो ये अच्छा, चलो ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा अगर जिसको आ रहा है तो बताएगा, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज, क्या होगा? बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? मीन्स यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है वक्रीय त्रिज्या। तो समतल दर्पण की वक्रीय त्रिज्या क्या होती है, किसी को पता है ये? कोई है ऐसा जिसको पता है? कुछ भी बताओ, किसी को अगर जो भी आइडिया है बताओ, फटाफट जल्दी बताओ। क्या? इनफाइनाइट? इनफाइनाइट आप कैसे बोल रहे हो, मतलब कैसे पता कर रहे हो? री, रीजन बताओ, रीजन।
तो इसका रीजन ये हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। जैसे प्लेन मिरर क्या होता है, इस तरीके से हमेशा होता है, ठीक है, इस तरीके से प्लेन मिरर होता है। एक क्या होता है, एक प्लेन हमारा सरफेस होता है, उसके एक तरफ हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो वही हमारा प्लेन मिरर हो जाता है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स क्या होता है कि उसका अगर कोई कर्व है तो किस पॉइंट के अबाउट वो कर्व घूम रहा है। तो ये तो हमारा एक सीधा प्लेन सरफेस हो गया। अगर ये कहीं किसी भी पॉइंट पे कर्व्ड नहीं है तो इसका कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगा तो हम ये मानते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अनंत होगा। मीन्स ये अनंत से, अभी ये इस तरीके से पता नहीं कहाँ तक इस तरीके से जाएगी, और हम ऐसा मानते हैं ये अनंत से आएगी, घूम के आएगी। तो चाहे फोकल लेंथ हो चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हो गए हमारे कि दी बॉय स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एट डिफरेंट डिस्टेंस, स्टिल हिज इमेज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट, दी मिरर मस्ट बी। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है, the boy stands in front of a plane mirror at a different distance, still his image always appears erect, the mirror must be। तो यहाँ पे ये इसको का मिरर होगा, ठीक है, कि अगर कोई भी बॉय है, अगर किसी मिरर के सामने खड़ा है और उसका इमेज हमेशा जो है सीधा दिखाई दे रहा है, तो किस टाइप का मिरर हो सकता है। ओके, प्लेन मिरर हो सकता है, और कोई। तो यहाँ पे इसका एक और आंसर होगा, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, इसको हम जो है आगे देखेंगे। तो प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ये प्रतिबिंब जो बनाता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मीन्स हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम इन इट्स इमेज इन ए प्लेनर मिरर। मीन्स अगर कोई समतल दर्पण रखा है तो इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है, इसमें से कौन सा ऐसा पेयर पेयर ऑफ लेटर्स हैं जिसका सेम जो है इमेज में जो प्रतिबिंब बनेगा सेम तरीके से दिखाई देगा। तो ओ एक्स टी, और कंफर्म है। क्यों, क्यों ओ एक्स टी क्यों है, पी क्यू ओ क्यों नहीं हो सकता। तो ओ एक्स टी में उल्टा नहीं होगा। ओके ओके, सही है सही है। इसमें सही ऑप्शन थर्ड ही है, ओ एक्स टी एम। तो हम ये लेटरली इन्वर्टेड वाले कंसेप्ट पे बेसिकली है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी लेटर उसको बीच से काट दो, जैसे ओ है, अगर हम इसको बीच से काट दें तो अगर देखें कि ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे का इमेज की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब इसका जस्ट अगर इसका प्रतिबिंब इस तरीके से होगा तो फिर ये क्या होगा कि सेम तरीके से शो होगा। तो इन इन लेटर्स का हमारा जो है इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। चाहे ये सिर्फ लेटर्स की बात नहीं है, कोई शेप भी हो सकता है। शेप होने का मतलब जैसे इस तरीके से अगर हमने जो है रेक्टेंगल रख दिया, आयत रख दिया, स्क्वायर रख दिया मीन्स वर्ग रख दिया, या इस तरीके से कोई ट्रायंगल रख दिया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स समबाहु त्रिभुज है। तो ये सारी इन सब में क्या मिल रही है, सिमेट्री मिल रही है। तो जहां जहां सिमेट्री होगी उसका हमारा क्या होगा, लेटरली इन्वर्जन नहीं होगा, तो सेम तरीके से हमारा उसका इमेज बनता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ए प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कोई प्लेन मिरर है जो आपको अप्रोच कर रहा है, कोई हमारा समतल दर्पण है जो आपकी तरफ आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। यू कैन सी योर इमेज इन इट, आप उसके अंदर अपना इमेज प्रतिबिंब देख सकते हो। एट व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच यू, तो किस स्पीड से जो है इमेज जो है आपको अप्रोच करेगा, ये आपको बताना है। तो ये कोई सॉल्व किया है, कोई बता सकता है ये। कोई ऐसा है, कितना आप 36 मीटर पर सेकंड बता रहे हो, और कोई। इसके लिए हमने वी आई एम, हमने क्या देखा था, वी आई एम इक्वल टू माइनस वी ओ एम, ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो ये क्या था,
इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको हमने तोड़ा था तो अगर सापेक्षिक वेग होता है, जैसे ए के सापेक्ष ए का बी के सापेक्ष वेग लिखते हैं तो हम वी ए माइनस वी बी लिख देते हैं, ये पता है। तो यहाँ पे हमने जो है प्रतिबिंब का वेग जो है हमने किसके सापेक्ष लिखा था, दर्पण के सापेक्ष। तो अगर हम प्रतिबिंब का जमीन के सापेक्ष, अर्थ के सापेक्ष लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, वी आई माइनस वी एम इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वी ओ माइनस वी एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वी आई हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, और अगर हमें अपने स्पीड के बारे में नहीं गिवन है, मतलब कि हमें नहीं बता रहा है, कि ये बोल रहा है कि हमारा मिरर हमारी तरफ आ रहा है और हमें हमें कुछ नहीं बोला गया, तो मीन्स हमारी जो वेलोसिटी है, हमारी क्या वेलोसिटी है, जीरो है। मीन्स यहाँ पे ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और vm की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। अगर ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो गिवन है और ये हमारे कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान ये देना, हमें साइन का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो प्लेन मिरर अप्रोचिंग टू यू, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको प्लेन मिरर इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, एक सेकंड इसके लिए मैं अलग से पेज ले लेता हूँ। क्या था क्वेश्चन, बेसिकली ये था कि कोई ये प्लेन मिरर यहाँ पे रखा गया था, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े थे। सर आया, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड, मीन्स आप स्थिर थे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये मिरर आपकी तरफ जो है अप्रोच कर रहा था कितना, 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन इसको हम माइनस लेंगे, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि हम अपना एक रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, हम इसको क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको वाई एक्सिस मानेंगे। तो मीन्स हम जो है इस तरफ की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे और इस तरफ की डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि वीएम जिस तरफ आ रहा है आपका, प्रतिबिंब जिस, सॉरी, आपका दर्पण जिस तरफ आ रहा है, आप वीएम को पॉजिटिव भी ले सकते हो। लेकिन तब आपको अगर इस तरफ की डिस्टेंस को अगर आप जो है ऐसा भी रेफरेंस मान सकते हो, इस तरफ की डिस्टेंस को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस तरफ जो भी डिस्टेंस या वेलोसिटी जो भी आएगी उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप कोई भी रेफरेंस मान सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे जो रेफरेंस लिया है, हम जो है राइट हैंड साइड की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस को निगेटिव लेंगे। और हमने फॉर्मूला क्या देखा, वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ माइनस वी एम। ठीक है, तो यहाँ से वी आई माइनस वी एम, अगर इसको हम सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी ओ प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे वी एम हो जाएगा। तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वी ओ प्लस टू वी एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वी आई इक्वल टू, ये तो जीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा जो हम तो स्थिर अवस्था में है, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, प्लस हमारा यहाँ से वी एम क्या है, ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो 2 इंटू इसको माइनस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि जिस तरफ हमारा जिस तरफ हमारा मिरर जा रहा है तो हमारा इमेज भी उसी तरफ जाएगा। तो मीन्स इसका इमेज हमारा यहाँ कहीं पे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे हमारा इसका इमेज बन रहा होगा। अब ये डबल क्यों आ जा रहा है, इसका जो आंसर होगा -20 मीटर पर सेकंड होगा। अब ये डबल क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर ये इमेज अगर हमारा जो है एक पर्टिकुलर टाइम में, अगर हम एक कोई टी टाइम कंसीडर करें, टी मीन्स अगर हम 10 सेकंड कंसीडर करें, 10 सेकंड में अगर ये इमेज मिरर अगर हमारा इतना एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन्स मतलब अगर हम 1 सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, टी की वैल्यू अगर हम 1 सेकंड कंसीडर कर लें, और 1 सेकंड में हमारा कितना कवर करेगा, 10 मीटर कवर करेगा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है। अगर ये 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, तो मीन्स हमारा क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हर एक सेकंड में जो है 10 मीटर कम हो रहा है। अगर ये हमेशा हर एक सेकंड में 10 मीटर कम हो रहा है, तो हमारा जो इमेज है, इमेज को कितना चलना पड़ेगा, हर एक सेकंड 20 मीटर पर सेकंड चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हमारा मिरर जो है अगर 10 मीटर चला है, तो ऑब्जेक्ट को कितना चलना पड़ेगा, 20 मीटर चलना पड़ेगा 1 सेकंड में। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड के बाद यहाँ से जो
इसकी डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, अगर हम टोटल 20 मीटर कंसीडर कर ले, अगर ये कंसीडर कर ले कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इस मिरर से 20 मीटर पे है, तो अगर ये 10 मीटर हुआ तो यहाँ से ये बची हुई डिस्टेंस 10 मीटर होगी। तो अब जो हमारा, अगर ये यहाँ से टोटल 20 मीटर था तो ये भी हमारा 20 मीटर पे इमेज बन रहा होगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। अगर ये 10 मीटर चला, अब हमारा जो है प्रतिबिंब कहाँ पे आ गया, 1 सेकंड बाद अगर हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे आ गया, तो मीन्स अब हमारा जो है जो इमेज की पोजीशन होनी चाहिए, मीन्स कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 10 मीटर पे होनी चाहिए। अगर 1 सेकंड में हमारा इमेज चल के कितने पे आ गया, पहले हमारा कहाँ पे था इमेज, पहले यहाँ पे था, हमारा मिरर यहाँ पे था, 1 सेकंड में 10 मीटर चला, 10 मीटर चलने के बाद इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा यहीं से 10 मीटर पे बनेगा, पहले 20 मीटर पे था। तो हम देख रहे हैं उसी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 20 मीटर कवर किया जा रहा है इसके जो है इमेज के थ्रू। तो अगर हमारा इस केस में, अगर मिरर अगर हमारा जो है 10 मीटर चल रहा है, तो हमारे हमें इमेज को कितना चलाना पड़ेगा 1 सेकंड में, 20 मीटर। तो इसलिए यहाँ पे इसकी इस स्पीड कितनी आ रही है, 20 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है जिस तरफ इमेज जाएगा हमारा, जिस तरफ मिरर जाएगा उसी तरफ हमारा जो है इमेज भी आएगा। तो ये माइनस साइन हमारा ये शो कर रहा है। तो अब ये समझ में आया होगा। अब ये ऐसा क्यों जा रहा है, उसी तरफ क्यों हमारा इमेज जा रहा है, क्योंकि ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है, सेम डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनेगा। अगर ये 10 मीटर पे आ गया है प्ले ऑब्जेक्ट हमारा जो है प्लेन मिरर के सामने, तो इमेज भी हमारा 10 मीटर पे ही बनेगा। अगर पहले यहाँ पे था तो इसको इसी तरफ आना पड़ेगा, नहीं तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो हो पाएगी, और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी तो फॉलो ही होगी इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है -20 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, ये -20 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू। तो इसको हमने लास्ट क्लास में देखा था, कितना आया था, इसको हमने शायद डिराइव वगैरह भी किया था। ये हमारा आया था द मिनिमम हाइट प्लेन मिरर के सामने कितना था, ये, अगर आपकी हाइट h है, अगर आपकी हाइट h है, तो आपकी हाइट के अगर आधे हाइट का, आपकी हाइट का अगर हाफ हाइट का कोई प्लेन मिरर है, तो आप उसमें अपना पूरा फुल इमेज देख सकते हो। बस आपको ये देखना है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे, उसकी उसकी लोकेशन को आपको रखना पड़ेगा, इस तरीके से रखना पड़ेगा कि आप उसमें अपना जो है फुल इमेज जो है देख सकते हैं। अगर आपकी हाइट का आधे हाइट का अगर आपके पास मिरर है प्लेन मिरर, तो आप अपने उसमें पूरा फुल लेंथ का इमेज देख सकते हैं।